नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जो लास्ट क्लास में हमने लिंकिंग नंबर पे डीएनए पे डिस्कस चला हुआ था, बायोमोलिक्यूल्स में हम न्यूक्लिक एसिड कवर कर रहे हैं और हमने लिंकिंग नंबर पे डिस्कशन किया था पॉजिटिव सुपर कॉलिंग और नेगेटिव सुपर कॉलिंग और रिलैक्स डीएनए में क्या होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीजों को देख रहे हैं। थ्योरेटिकली आप सभी कुछ जानते हैं और बहुत नॉलेज वाले लोग भी हैं यहाँ पे जो मेरे को देख पा रहे होंगे। कुछ लोग पीएचडी भी होंगे, पोस्ट डॉक भी होंगे, लेकिन क्या ये चीजें कॉमन हम ड्यूरिंग रिसर्च वर्क, मैंने भी पीएचडी की है तो रिसर्च वर्क इन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब इनको पढ़ते हैं तो ओ माय गॉड ये भी था, हम ये देखते हो अच्छा ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, वो तरीके ये भी इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक इसका तरीका अलग सोचने का, ये तो हम कंफ्यूज आता सब कुछ है नो डाउट। जो लोग ऑब्वियसली नेट क्वालिफाई करके सीएसआर और पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं, नो डाउट दे आर ऑल ब्रिलियंट, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट क्या है कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है, अपनी नॉलेज झाड़नी नहीं है। अब कोई बात करे डीएनए के ऊपर, डीएनए में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोगों को ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मतलब हमें इंफॉर्मेशन नहीं है उन चीजों की, ठीक है, क्योंकि हमें उनकी जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब कई बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और वो ना रिसर्च के नए नए पॉइंट देखने लग जाएंगे, क्या क्या रिसर्च हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपकी पकड़ बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक जो टॉपिक हैं, बेसिक जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पे होनी चाहिए। उससे बाहर अगर आप गए तो डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं श्योर बोल सकता हूं इस चीज को, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप एग्जाम में क्या जो कंपटीशन है उस लेवल पे है भी नहीं है, ये चीज आप देख लेना। अब लिंकिंग के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उन फीचर्स पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या लिंकिंग नंबर के फीचर्स हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप, जो मैंने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लिंकिंग नंबर, ठीक है, फिर हम डीनेचुरेशन भी डिस्कशन करेंगे और दो टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो जनरली हम क्या है छोड़ देते हैं बच्चे, चाहे वो बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रो है, बायोटेक है। ये पार्ट फोर्थ है। पार्ट फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, लिंकिंग नंबर के बारे का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। देखिए पहला फीचर क्या है लिंकिंग का, मैंने बताया था लिंकिंग क्या होगा, वो कोवेलेंटली क्लोज डीएनए में होगा, इन कोवेलेंटली क्लोज डीएनए, ठीक है, ये तो पहला फीचर है। लिंकिंग तभी होगा जब वो डीएनए क्या कोवेलेंटली क्लोज्ड हो और सर्कुलर है, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, इसमें जो लिंकिंग नंबर डज नॉट चेंज नहीं होता कभी भी लिंकिंग नंबर नो चेंजेस। क्यों, किस किस के कारण, पहला इसमें अगर इन स्ट्रेस कन्फर्मेशन, अगर स्ट्रेस हो, ठीक है, स्ट्रेस कन्फर्मेशन में नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रख लेना। और सेकंड है जब वो अगर स्पेस में या फ्रीली कंडीशन में अवेलेबल है या वो फ्रीली है, तभी भी उसमें लिंकिंग नंबर कभी भी चेंज ना, इन फ्रीली कंडीशन, इन स्पेस या कंडीशन, ठीक है। ये दो से कंडीशन है। देखिए ये पिन पॉइंट है आपके, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं लेके आया हूं या मैं बहुत बड़ी बड़ी बुक्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। जो मैंने इतनी सारी बुक इकट्ठी की है, मैंने जो पढ़ा है आज तक, मैं वो नॉलेज को आप तक लेके आ रहा हूं ताकि आप डायरेक्टली टारगेट करें। अर्जुन की तरह जो चिड़िया की आंख है वहां पे टारगेट करना, इफ और बट का कोई मीनिंग नहीं है, ना मैं किसी का टाइम वेस्ट करना चाहता। सिर्फ आपको एक अच्छा कंपटीटर, एक अच्छा एस्पिरेंट और पढ़े लिखे लोग जितने ज्यादा आगे आएंगे, हमारा समाज भी अच्छा होगा और हमारा देश भी अच्छा होगा, ठीक है। लिंकिंग नंबर नो चेंज कब नहीं होता, स्ट्रेस कंडीशन में नहीं होगा कभी भी, इन फ्रीली स्पेस में अवेलेबल है तभी भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है भाई, क्या है, अगर आप लिंकिंग नंबर को आपको चेंज करना है, सिर्फ एक ही कंडीशन है लिंकिंग नंबर को चेंज करने के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को आपको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, बस ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तब आपका लिंकिंग नंबर चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए दो स्ट्रैंड है आपस में ऐसे और पूरी वाउंडिंग है, आप फॉस्फोडाइस्टर ब्रेक कर दो इसका,
ठीक है ना। अब ब्रेक करने के बाद ये दूर हट जाएंगे तो डेफिनेटली लिंकिंग नंबर आपका चेंज हो गया। दैट्स द सिंपल फिनोमिनन। क्या ना, लिंकिंग नंबर सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ब्रेकडाउन तोड़ने से ही लिंकिंग नंबर चेंज होगा, ठीक है, ये फीचर है इसका। उसके बाद 2 कंपोनेंट है लिंकिंग नंबर में जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये फीचर्स हैं बच्चे, आपको बता रहा हूं एमसीक्यू में इसी तरीके के आते हैं और यही एक फार्मूला अपनाया जाता है बच्चों को उलझाने के लिए। लिंकिंग नंबर कॉली क्लॉज सर्कुल जो क्लॉज डीएनए है, लिंकिंग नंबर चेंज नहीं होगा स्ट्रेस कंफर्मेशन में और फ्रीली स्पेस में। लिंकिंग नंबर चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने में। अब आपको पता है फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है डीएनए में, उसको ब्रेक करने के लिए स्पेशल एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। वो एंजाइम कौन सा है, उसमें भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो गेट हो, आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, सीएसआईआर हो और एएसआर एआरएस का एग्जाम है, ठीक है ना, एएसआरबी का एग्जाम है। देखिए लिंकिंग नंबर अगर मुझे चेंज करना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मेरे पास 2 एंजाइम हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपोआइसोमरेज सेकंड, ठीक है ना। अब ये आप सभी को पता है कि टोपोआइसोमरेज कहां पे ब्रेक करता है। अब टोपोआइसोमरेज में भी 2 टाइप हैं यहाँ पे। जो टोपोआइसोमरेज जो है वो फर्स्ट जो है वो क्या करेगा, ओनली सिंगल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है। किसको, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को ब्रेक करता है, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंड है तो टोपोआइसोमरेज वहां पे कट मार सकता है, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो टोपोआइसोमरेज सेकंड है वो क्या करता है, वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, टोपोआइसोमरेज सेकंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट मारता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड को। बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको पता भी होगा टोपोआइसोमरेज जो सेकंड है उसको हम गायरेज भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में आया है, गायरेज भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया है। कंफ्यूज हो जाते हैं गायरेज किसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जब ये कट मारेगा यहां पे डबल स्ट्रैंड में, मान ले एक स्ट्रैंड ऐसी है जो बहुत ही सुपर कॉइल्ड है, सुपर कॉइल्ड है, ठीक है ना। मुझे जरूरत क्यों पड़ी ये टोपोआइसोमरेज की, मुझे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि सुपर कॉइल्ड डीएनए है, आपको रिलैक्स करवाना है। मतलब वो एक इतनी हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में आ गया है। जो क्रोमेटिन है वो ना 2 टाइप का होता है, वो भी मैं भी बताऊंगा, मुझे याद रहेगा। ये क्रोमेटिन जो है वो 2 टाइप का होता है क्रोमेटिन, एक मैं लिख देता हूं, भूल जाऊंगा एंड यू, मैं याद रखूंगा इसको। अब क्या है, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और वो सुपर कोइल्ड फॉर्म में, बहुत ज्यादा हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में है, तो वहां पे मुझे अगर उसको यूक्रोमेटिन में चेंज करना है तो मैं टोपोआइसोमरेज सेकंड का काम यूज करूंगा, जो कि गायरेज होता है। जो सुपर कोइल्ड फॉर्म है उसको क्या लेके आता है, टोपोआइसोमरेज सेकंड नेगेटिवली सुपर कोइल्ड में लेके आता है, मतलब रिलैक्स करवा देता है उसको। समझ में आया, ये एग्जाम में पूछा गया है कि पॉजिटिव ओवरबाउंडिंग ऑफ डीएनए को आप नेगेटिव सुपर कॉलिंग में लेके आएंगे तो आप किस टोपोआइसोमरेज का यूज करेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बच्चे ना गलती करके आए हैं, क्या करके आए हैं, टोपो फर्स्ट का नाम दे दिया हो। नहीं भाई, जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो आपको याद रखना सुपर कॉइल्ड फॉर्म को नेगेटिव सुपर कॉलिंग में लेने के लिए टोपोआइसोमरेज सेकंड का यूज होता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम में आ सकता है। अब बताइए, आपके पास 260 बेस पेयर हैं, ठीक है ना, तो यहां पे लिंकिंग नंबर कितने होंगे, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। 260 बेस पेयर का एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें लिंकिंग नंबर कितने होंगे। फार्मूला है, आपको पता है, मोस्ट ऑफ डीएनए इन नेचर वो बी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। मैंने बताया है ये डीएनए की 3 फॉर्म है, वैसे तो बहुत सारी फॉर्म है, बी, ए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जेड, 3 फॉर्म ए, बी और जेड, ठीक है ना। बी फॉर्म मोस्ट नेचुरल फॉर्म है। अब अगर 260 बेस पेयर का कोई डीएनए है, ऑब्वियस सी बात है 260 बाय 10.4 कर दो उसको, जितना उसका आएगा आंसर, दैट इज द लिंकिंग नंबर ऑफ द डीएनए, मींस दैट इज 25 इज इक्वल टू 25 लिंकिंग नंबर। एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को टारगेट कर रहा हूं। अब बात करते हैं हम यहीं पे इफेक्ट ऑफ ईटीबीआर, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं, ये टोपोआइसोमरेज है ना, जो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों इन विवो कंडीशन में,
इन विवो कंडीशन में काम करते हैं, ये याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। इन विवो नेचुरल कंडीशन में काम करते हैं, ह्यूमन सेल सिस्टम के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल सिस्टम के अंदर ये काम करते हैं, मतलब ये इन विट्रो कंडीशन में भी काम कर सकते हैं, बट दैट इज कंडीशनल, ठीक है ना। whenever we provide this some sufficient whatever the requirement of this topoisomerase first and second, then they can do their work, whatever the work is, suppose single stranded DNA breakdown, double stranded DNA breakdown. Next is the effect of ETBR. हम सभी पता है, हम जब एग्रोज करते हैं, एग्रोज जेल करते हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन में यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब हम डीएनए का क्वांटिफिकेशन करते हैं, ये भी मैं करवाऊंगा टेक्निक में क्वांटिफिकेशन, जब मैं टेक्निक करवाऊंगा तो मैं अच्छे से करवाऊंगा एग्रोज जेल का, ठीक है ना। तो आपको पता है जब आप ये आपका एग्रोज जेल है, आप लोडिंग करते हैं जब डीएनए की, तो डेफिनेटली आपका जो सैंपल है और जो आपका जेल है उसमें भी ETBR डालते हैं, ठीक है ना, सैंपल में, और इसमें ETBR का एडिशन करते हैं। क्यों करते हैं? ETBR है क्या? इथिडियम जो ब्रोमाइड है, इथिडियम जो ब्रोमाइड है वो क्या काम करता है? देखिए, ये एक फ्लोरेसेंट डाई है, पहले बताता हूं, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये एक फ्लोरेसेंट डाई है, फ्लोरेसेंट डाई है। मान के चलिए मैंने आपको बताया था सुगर एंड फॉस्फेट, SPSP, ये एक स्ट्रैंड है, दूसरी स्ट्रैंड है SPSP। सुगर एंड फॉस्फेट डीएनए में बैकबोन बनाती हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया, ये बैकबोन बनाती हैं, ठीक है ना। जब ये बैकबोन बनाती हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन दिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डायरेक्शनल है, डीएनए हमेशा डायरेक्शनल होता है, ये याद रखना इस चीज को। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल, ठीक है। जब ये डायरेक्शनल होगा, आपको पता है जो सुगर एंड फॉस्फेट जो बैकबोन बना रही है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड की, तो डेफिनेटली जो उसके जो बेस होंगे वो यहाँ पे बीच में आएंगे। ए इधर है तो टी इधर आ जाएगा इसका स्टैंड का, इधर सी है इधर जी आ जाएगा स्टैंड का, इधर जी है तो ये इधर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से चलता है। तो जो यहां पे जब हम सैंपल में या अपने जेल में ETBR डालते हैं, तो ETBR इनके बीच में, आपके बेस के बीच में आके एंट्री कर जाता है, ठीक है ना। बेस स्टैकिंग होती है, बेस की स्टैकिंग होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ऐसे स्टैक में लगे होते हैं बेस, तो उनके बीच में एंट्री करता है। और जब वो बीच में एंट्री करता है तो कहीं ना कहीं वो अंडरवाइंडिंग कर रहा है, ओवरवाइंडिंग नहीं, अंडरवाइंडिंग करना है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की तरफ लेके जा रहा है उसको। तो इसी बेसिस पे यहां पे क्या बताया गया है, ये जो ETBR है यहाँ आपका नॉर्मल डीएनए में आपको पता है 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, आपको 360 डिग्री का अगर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हम चेक करते हैं, एंगल चेक करते हैं पर बेस पेयर 10.4 से डिवाइड कर दो, दैट्स अराउंड एंड अराउंड जो होगा आपका 35 समथिंग आएगा डिग्री पे, ठीक है ना। एक जो बेस पेयर है इतने डिग्री पे रोटेशन शो कर सकता है। अब क्या है, एक मॉलिक्यूल जो ETBR, अगर एक मॉलिक्यूल ETBR अगर हम डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, 27 डिग्री का क्या कर रहा है, अनवाइंडिंग कर रहा है। मैंने क्या बोला, 35 डिग्री। मान ली एक डीएनए है 10.4 बेस पे पर हेलिकल टर्न है, 360 पे ये 10 पेयर पे रोटेट करते हैं, मतलब 360 रोटेशन में है ये, और 10.4 कितने करेंगे, 35 अराउंड एंगल में वो एक बेस पे रोटेट करेगा, एक इन कंपेयर टू एडसेंट बेस पेयर, मतलब एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये, आपस में ये ऐसे रोटेट करेंगे 360 डिग्री पे, ठीक है। यहां पे जब ETBR डालते हैं जेल में तो 27 डिग्री अनवाइंडिंग कर देता है, ये अनवाइंडिंग, वही मैंने बोला आपको, अनवाइंडिंग कर देता है यहाँ पे। और जब अनवाइंडिंग करेगा तो आप ये समझिए ये डीएनए में एंट्री कर रहा है, जो है आपकी नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी और आपकी जो ट्विस्टिंग है वो भी कम हो जाएगी। पॉजिटिव जो आपकी जो, अगर मान लीजिए ये मान के चले आप इसमें इंक्रीज द पॉजिटिव सुपर हेलिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो मतलब यहां पे अनवाइंडिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब हम
चेक करेंगे तो इसमें स्पेक्ट्रो में इसकी रीडिंग चेक करेंगे तो उसमें क्या है, ईटीबीआर के ऐड होने से आपका नेगेटिव सुपर कॉलिंग की तरफ ये जा रहा है, ठीक है ना। ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। 27 डिग्री पे ये क्या कर रहा है, अनवाइंडिंग कर रहा है, बेस पेयर के बीच में ये स्टैकिंग, जो स्टैक हुए हैं बेस उनके बीच में एंट्री करके आपकी फ्लोरोसेंट डाई है और तभी आप डीएनए को एक जेल में देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए हम ईटीबीआर डाल रहे हैं, ठीक है, ईटीबीआर डाल रहे हैं तो ईटीबीआर का क्या है, आपका अनवाइंडिंग कर रहा है, ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद इसी में लिंकिंग नंबर हो गया, ये आपका अनवाइंडिंग हो गया। अब मैं बात करना चाहूंगा इसी पे, मैंने अभी बताया था कि क्रोमेटिन में क्या क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए क्रोमेटिन में क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन दो टाइप का होता है, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, एक होता है आपका क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमेटिन है। वैसे तो क्रोमेटिन जब सुपर कॉइलिंग होती है उसकी कॉइल्ड फॉर्म में, वो कंडेंस मोर कंडेंस फॉर्म में होता है तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। बट हम क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन दो टाइप का, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, ठीक ना, यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, आपका जो एक्सप्रेशन होता है हेटेरोक्रोमेटिन का एक्सप्रेशन जो होता है वो आप नल के बराबर माने, ना के बराबर माने। ये ट्रू क्रोमेटिन होता है, ट्रू क्रोमेटिन मतलब इसका जो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और आपका ट्रांसलेशन भी होगा और रेप्लिकेशन तो होगा ही होगा, रेप्लिकेशन तो होगा ही होगा, जिसको इन तीनों चीजों को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है एंड इवन मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया है। जस्ट एक्सप्लेन द सेंट्रल डोग्मा, व्हाट्स इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो जब यू क्रोमेटिन है वो ट्रू क्रोमेटिन है, उसका में रेप्लिकेशन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और तीनों जब होंगे तो उसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये था हेटेरोक्रोमेटिन एक्सप्रेशन एकदम नल के बराबर है, जीरो के बराबर है। देयर इज नो वेरी माने कि 1% चांसेस है, 0.1% चांसेस है कि रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन। मैं तो ये मानता हूं कि नल एकदम जीरो है, वहां पे तो आप हेटेरो में तो ना के बराबर ही माने, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन होता कहां है, ये देखिए हेटेरोक्रोमेटिन कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हेटेरोक्रोमेटिन होने के बहुत सारे मॉडिफिकेशन, देखिए नेचुरल हेटेरोक्रोमेटिन कहां मिलता है, नेचुरल, अगर मॉडिफाइड करें हम या आप मॉडिफिकेशन में देखें वो कहां होता है, सिंथेटिक कहां होता है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक। देखिए नेचुरल क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर है, इसके थोड़े से इस एरिया में लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन एंड दैट इज नेचुरली अनएक्सप्रेस्ड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज अनएक्सप्रेस्ड रीजन ऑफ द chromosome and that is the heterochromatin and all other region are euchromatin, all other region are euchromatin, sorry ये मॉडिफिकेशन कर दिया, euchromatin, euchromatin। अब मॉडिफिकेशन की बात करूं, ये तो नेचुरल फिनोमिनन था कि नेचुरली वो बहुत सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और इतनी सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है कि वो उसकी कॉइलिंग अगर हम ओपन भी करना चाहें तो दैट्स इम्पॉसिबल। यहां पे क्या है, अगर आपको सिंथेटिक हेटेरोक्रोमेटिन बना रहे हैं तो आप मॉडिफाई कर रहे हैं, किसको, डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं, या तो उसमें आप मिथाइलेशन डाल रहे हैं, ठीक, मिथाइलेशन डाल रहे हैं, ठीक है ना, या फॉस्फोराइलेशन डाल रहे हैं, ये भी पूछा गया एग्जाम में, या सुमोमाइलेशन डाल रहे हैं, ठीक है ना। ये चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन में जो मॉडिफिकेशन होती है, जो हेटेरोक्रोमेटिन को अनएक्सप्रेस्ड करती है, क्या वो के लिए मिथाइलेशन होती है या फॉस्फोराइलेशन होती है या सुमोमाइलेशन होती है, नहीं, ये सभी होती है। ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनएक्सप्रेशन ऑफ दिस हेटेरोक्रोमेटिन, एग्जाम में पूछा गया है ये। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। स्टे ट्यून्ड विद नविता क्लासेस। और आप देखिए कि नेक्स्ट जो हमारा
टॉपिक होगा, डीएनए से ही होगा, पर डीएनए की ऑलमोस्ट ये जो बायोमोलिक्यूल्स में जो डीएनए का है वो ऑलमोस्ट एट द फिनिश स्टेज। और अभी मैं नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारी उसमें हम अमाइनो एसिड से स्टार्ट करेंगे और अमाइनो एसिड को बहुत जल्दी हम निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड्स और जो फिर आप डीएनए हो चुका है थोड़ा सा रहता है इसमें, मैं भी वो करवाऊंगा। फिर प्रोटीन होने के बाद, अमाइनो एसिड होने के बाद कार्बोहाइड्रेट पे आएंगे, मींस ऑलमोस्ट आपके बायोमोलिक्यूल्स, फिर लिपिड आ जाएगा। लिपिड में जो मैं करवाऊंगा बहुत ही टारगेटेड और पिन पॉइंट में ही वो करवाने वाला हूं। उसके बाद फिर आपकी सेल बायोलॉजी होगी या इम्यूनोबायोलॉजी होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसी तरीके से हम फटाक से सभी यूनिटों को टचअप एकदम से, जिसको बोलते हैं क्रिस्पी और क्रंची टॉपिक जो डायरेक्टली टारगेट किए जाते हैं आईसीएमआर में, डीबीटी में, एएसआरबी में, या आपके माने सीएसआईआर में या बार्क में, उन चीजों को हम टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।